हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त सूर्यदेव स्वागत करता हूं आपका बैक टू एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। अपना जो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का जो सेशन चल रहा था, जो सीरीज जो चल रही थी, वो चलती रहेगी कंटिन्यू। साथ साथ अपना भूगोल की श्रेणी जो सीरीज है वो भी अपन साथ लेके चलते हैं। ठीक है, भूगोल के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, सीधा मैं टॉपिक पे आता हूँ टाइम खराब ज़्यादा ना करते हुए। अगर मैं भूगोल के बारे में बात करता हूँ, ज्योग्राफी के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, देखो नाम से ही पता लग रहा है भूगोल। भू मतलब भूमि, मतलब कहीं ना कहीं धरती की बात, पृथ्वी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, कहीं ना कहीं किसकी बात हो रही है? पृथ्वी की बात हो रही है। देखो नाम यहाँ देखो, इंग्लिश में देखो, हिंदी में समझ नहीं, इंग्लिश में अगर हम देखते हैं तो जीईओ, जियो रिलायंस वाला जियो नहीं है जिन्होंने कईयों की जिंदगी सुधार दी है ना, वो जियो नहीं है, ये जीईओ। जियो मतलब धरती की बात, पृथ्वी की बात हो रही है। ग्राफी, ग्राफी का मतलब किसी चीज का वर्णन करना है ना, किसी चीज का अध्ययन करना, किसी चीज के बारे में स्टडी करना। तो जीईओ, जियो किससे बनाएगा? मतलब पृथ्वी, धरती के बारे में। और ग्राफी का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना किसी चीज का। ठीक है, स्टडी करना किसी चीज का। अगर पृथ्वी की स्टडी कोई करेगा, अध्ययन करेगा, तो वो चीज क्या कहलाएगी? भूगोल या ज्योग्राफी। मतलब पृथ्वी के बारे में जिसमें अध्ययन किया जाएगा, स्टडी की जाएगी, वो ज्योग्राफी होगी या भूगोल होगा। और पृथ्वी में क्या क्या आएगा? पृथ्वी पे जितनी भी नदियां हैं, जितने भी समुद्र है, जितने भी वन है, जितने भी पहाड़ है, पर्वत है, उन सब के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहला जाता है? भूगोल कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी पे क्या होगा? पृथ्वी में बहुत सारी चीजें, उन सब के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाए? भूगोल। अब अगर हम ज्योग्राफी या भूगोल के बारे में अगर हम बात करते हैं, पूछा जाता है कि भूगोल का पिता किसको कहा जाता है? 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 हिक्केटियस को। यूनान का था ये हिक्केटियस। आपने इरेटोस्थनीज का नाम भी सुना होगा, लेकिन वो भूगोल का पिता नहीं है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो आंसर क्या आएगा? इरेटोस्थनीज। लेकिन भूगोल या फादर ऑफ द ज्योग्राफी की बात करें तो हिक्केटियस। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? टीएस, ये टी है, टीएस, हिक्केटियस। अगर भूगोल का सबसे पहला इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, क्वेश्चन ये पूछे कि शब्द का प्रयोग, ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग, शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज। ठीक है, ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया इरेटोस्थनीज के द्वारा। और ज्योग्राफी का जो पिता जिसको कहा जाता है, फादर ऑफ द ज्योग्राफी, वो कहा जाता है हिक्केटियस को। हिक्केटियस को। एक चीज और यहां से मूल बेसिक सा फंडा है कि ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी में क्या होगा? मैपिंग होगी। अगर मैप की बात करें, क्योंकि हमें सबसे पहले ज्योग्राफी दो भाग में बांट के हमें पढ़नी है। भूगोल के बारे में बात करें तो दो भागों में हम इसको पढ़ना है, क्योंकि हम जिस लेवल पे तैयारी कर रहे हैं ना, वहां पे मेन जो है ना, मेन है केवल भारत का भूगोल। मैंने बताया था कि दो पार्ट्स हमें पढ़ने, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। लेकिन हम जिस लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो कमीशन है, एसएससी हो गया, एचएसएससी हो गया, वो सारे कमीशन ज्यादा फोकस किस पे रखते हैं? इंडियन ज्योग्राफी। अगर मैंने बताया था 100% अगर क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन वहां से बन रहे हैं, तो 7 क्वेश्चन कहां से आएंगे? इंडियन ज्योग्राफी से। 3 क्वेश्चन कहां से आ सकते हैं? विश्व के भूगोल से। आपने सबने पेपर दिया होगा, कोई ना कोई सबने देखा होगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी से बहुत कम क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा क्वेश्चन होते हैं इंडियन ज्योग्राफी। और आजकल ज्योग्राफी को भी करंट से लिंक करके क्वेश्चन पूछने लगे हैं, मतलब समसामयिक जो मुद्दे हैं उनसे कनेक्ट करके ज्योग्राफी के क्वेश्चन बनने लग गए। तो हम यहाँ पे दो भूगोल को दो भागों में बांट के हम पढ़ेंगे। एक होगा भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, और दूसरा होगा विश्व का भूगोल। ठीक है, भारत के भूगोल में जो मेन जो टॉपिक है, उन टॉपिकों पे ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए मैं सीधा स्टार्ट करता हूं यहां से।
एक चीज और मैंने बताया था कि मैपिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं, ज्योग्राफी स्टार्ट हुई तो ऐसी बात तो नहीं कि हम यहाँ पे मैप का जिक्र नहीं करेंगे, मानचित्र, क्योंकि ज्योग्राफी पूरी बेस्ड किस पे होती है, मानचित्र। उसकी जानकारी जब होगी ना, ज्योग्राफी हमें तभी समझ में आने लगेगी, अंडरस्टैंडिंग हमारी तभी क्रिएट होगी जब मैप के बारे में हमें जानकारी होगी कि कौन सी जगह कहाँ पे है। तो थोड़ा थोड़ा आज से स्टार्ट कर दो कि पता लगाना कि दिल्ली कहाँ पे है, हरियाणा, बहुत सारे ऐसे बंदे जिनको पता नहीं, तेलंगाना कहाँ पे, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व, पश्चिम, तो जरूरी वो चीज़ अगर ज्योग्राफी हमें समझनी है। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ज्योग्राफी की बात करूँ तो सबसे पहले अगर ये पूछूं कि भारत का मानचित्र सबसे पहले बनाया किसके द्वारा बनाया गया था, भारत का मानचित्र सबसे पहले बनाया गया था किसके द्वारा, तो नोट करके लिख लेना है यहाँ पे, भारत का मानचित्र या मैप सबसे पहले एनविले के द्वारा बनाया गया था 1753 में। इससे पहले भी बनाए गए थे, लेकिन सबसे पहला ऑफिशियली जिसको प्रमाणित किया गया वो था एनविले का मानचित्र। भारत का सबसे पहला मानचित्र इसके द्वारा बनाया गया था। उससे पहले भी बहुत सारे थे, टोलमी ने भी बनाया था, लेकिन वो मान्यता नहीं मिली थी। सबसे पहली मान्यता मिली थी एनविले के मानचित्र को। अगर विश्व की बात करें, वर्ल्ड का मानचित्र सबसे पहले किसके द्वारा बनाया गया था, तो वो लिखो अलेक्सीमेंडर के द्वारा। विश्व का सबसे पहला मानचित्र, विश्व का सबसे पहला मानचित्र बनाने वाला व्यक्ति अलेक्सीमेंडर। अलेक्सीमेंडर जो समझ में ना आए पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बेझिझक। अलेक्सीमेंडर, विश्व का मानचित्र सबसे पहले अलेक्सीमेंडर, भारत का एनविले के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, विश्व का 500 या छठी सदी लिख लेना, 6वीं सदी में, छठी सदी में, 593 के समथिंग डेट है इसकी, 6वीं या छठी सदी में अलेक्सीमेंडर के द्वारा। वो भी बहुत बनाए गए मानचित्र, लेकिन सबसे पहला प्रमाणित एनविले के मानचित्र को ऑफिशियली परमिट दिया गया था। ठीक है, एक मैं बताऊं ना, भूगोल हमें पढ़ने की जरूरत क्यों है। एक तो अपनी जरूरत है, मैंने बताया था, एक तो अपनी जरूरत है ना भूगोल पढ़ना, जरूरत के साथ साथ अपना कर्तव्य भी है। कर्तव्य है ना, क्योंकि कर्तव्य ऐसे है ना कि हम जिस देश में रहते हैं उसके बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए ना, कि हमारी राजधानी कहाँ पे, कौन सी दिशा में, अपने कितने राज्य हैं, कितने देशों से अपने टच है, कौन सा राज्य हमें टच कर रहा है, कौन से राज्यों को हम टच कर रहे हैं। तो ये अपना कर्तव्य भी है, हमारी जरूरत भी है, और भूगोल एक चुनौती भी है पढ़ना, क्योंकि भूगोल एक समझ का विषय है। ठीक है, रट्टे नहीं लगेंगे यहाँ पे, रट्टे लगोगे एक दो दिन भूल जाओगे, समझ का विषय है ये, तो इसको हमें समझना पड़ेगा। और एक उसका नाम सबने सुना होगा, रविंद्रनाथ टैगोर का सुना होगा ना, गुरुदेव जिसको कहा गया था, रविंद्रनाथ टैगोर, जिसने अपने किसकी रचना की थी, नेशनल एंथम। नेशनल एंथम की रचयिता किसके द्वारा की गई थी, रविंद्रनाथ टैगोर। और अपना जो नेशनल एंथम जो है ना, ये नोट हो गया होगा शायद, अपना नेशनल एंथम जो है उसमें एक पंक्ति मेरे को याद आ गई, तो वो पंक्ति में बताता हूं, और वहां पे आपको लगेगा कि ज्योग्राफी पढ़ना अपना कर्तव्य है। भूगोल के बारे में जानकारी या भारत के बारे में, अपनी भारत माता के बारे में जानकारी रखना अपना कर्तव्य है। हमें जानकारी इतनी होनी चाहिए कि हम कोई पूछे तो बता सके कि भारत के बारे में क्या है। और मुझे कई बार ऐसा फील होता है कि हमको नहीं पता, उससे ज्यादा विदेश में जो रहने वाले लोगों को पता है भारत के बारे में। यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं ना, वो एयरपोर्ट पे एक बुक जारी करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो बुक लेते हैं और भारत के हर जगह के बारे में जानकारी लेके यहाँ से चले जाते हैं। हमें नहीं पता, उससे ज्यादा विदेश से आते घूमने, उनको पता है, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो पता होना चाहिए भारत के बारे में, कोई पढ़े ना पढ़े वो तो हमारी जरूरत है, लेकिन कर्तव्य भी हमारा। वो मैं बता रहा हूं, लाइन कौन सी हो, देखो अपना मैप हल्का सा मैं ड्रॉ करता हूं यहां पे। ये ऊपर जम्मू कश्मीर है। ठीक है, देखो अपनी एक लाइन है नेशनल एंथम में, वो लाइन क्या है आपने सुना भी होगा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल
यमुना गंगा उच्छल जल्दी तरंग। सुना है ना, वो पूरा का पूरा भारत के बारे में है। देखो पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, है ना, पंजाब वाला पूरा एरिया। क्योंकि राष्ट्रीय गान की रचना सबसे पहले कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था ना। उस टाइम भारत और पाकिस्तान एक थे। तो क्या होता, पंजाब का मतलब पाकिस्तान वाले पंजाब और भारत के पंजाब, सबकी जिक्र यहां पे हो रहा है। सिंध वाला एरिया पूरा का पूरा, पंजाब, सिंध, गुजरात, जो सौराष्ट्र का जो एरिया है, सौराष्ट्र, और मराठा, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, ये नीचे वाला एरिया को द्राविड़ कहा जाता है। द्राविड़, उत्कल, उत्कल वाला तट, उड़ीसा वाला तट, हम पढ़ेंगे जब तट पढ़ेंगे ना, उत्तरी सरकार तट, उत्कल तट, ये उत्कल। बंग मतलब बंगाल, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग। विंध्याचल पर्वत सुना होगा ना, विंध्याचल। देखो पूरा भारत कवर हो गया राष्ट्रीय गान में। विंध्याचल पर्वत में एमपी वाला पूरा एरिया आ गया। विंध्याचल, विंध्य, हिमाचल, हिमाचल मतलब हिमालय, विंध्य, हिमालय, यमुना, गंगा, पूरा भारत कवर हो गया। हो गया ना? कभी सोचा था इसके बारे में कि जो ये इसमें ये पूरा भारत कवर हो जाएगा? पूरा का पूरा भारत राष्ट्रीय गान में कवर है। तो अपना कर्तव्य है कि हम उसके बारे में जानकारी रखें। ठीक है, तो आज अभी मैं स्टार्ट करता हूं अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी में। जो सबसे पहला जो टॉपिक है भारत का भूगोल। टॉपिक का नाम हम लिखेंगे भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में सबसे पहला जो टॉपिक जो हमें क्लियर करना है वो होगा भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय। अब किसी भी चीज का, किसी का भी इंट्रोडक्शन अगर देना तो सबसे पहले हमें उसके नाम के बारे में पता होना चाहिए ना। सबसे पहले उसके नाम के बारे में पता होना चाहिए। तो नाम तो हमें आज का भारत पता है, क्योंकि भारतीय संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के दो नाम है। संविधान में भारत के दो नाम है, एक तो भारत ही है और दूसरा इंडिया। एक तो भारत और दूसरा क्या है? इंडिया। आपने देखा होगा पॉलिटिकल साइंस, अगर हम राजनीति विज्ञान पढ़ेंगे संविधान में, तो संविधान में सबसे, क्योंकि संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? 395 अनुच्छेद है ना। सबसे पहला आर्टिकल, सबसे पहला अनुच्छेद अगर हम उठाते हैं, सबसे पहला अनुच्छेद अगर उठाते हैं, उसमें लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। मतलब भारत या इंडिया राज्यों का क्या होगा? एक संघ होगा। इससे राज्य इससे अलग नहीं हो सकते। राज्य भारत के साथ रहेंगे और रहना पड़ेगा उनको। तो ये बात किसमें कही गई? अनुच्छेद 1 में। तो यहीं पे जिक्र होगा कि भारत के वर्तमान में, भारत के संविधान में भारत के कितने नाम प्रचलित हैं? 2 नाम, इंडिया और भारत। याद रखना अनुच्छेद 1 में किसका वर्णन किया गया है। अब देखो भारत के सबसे पहले जब नाम होते थे ना, प्राचीन काल में अगर जाते हैं, वैदिक युग में अगर हम जाते हैं, पुराणों के टाइम में हम जाते हैं, वैदिक युग की अगर मैं बात करूं, वैदिक युग या पुराणों के टाइम में, और मेनली मैं बात कर रहा हूं वायु पुराण के टाइम की। वायु पुराण में इनका वर्णन है। वायु पुराण में सबसे पहले यहां पे अपने देश के लिए एक वर्ड यूज हुआ और वो हुआ भारत। तो याद रखना भारत नाम का जो सबसे पहला जो वर्णन मिलता है वो कौन से पुराण में मिलता है? वायु पुराण में। और वायु पुराण में एक राजा होता था। वायु पुराण में क्या कहा गया है कि एक राजा था और उस राजा का जो नाम था वो था दुष्यंत। दुष्यंत। और दुष्यंत की जो पत्नी थी उसका नाम था शकुंतला। क्या नाम था? शकुंतला। और इन दोनों का एक पुत्र, इन दोनों के संभोग से एक पुत्र का जन्म हुआ, उसका क्या नाम था? भरत। भरत, वेरी गुड, भरत। और भरत राजा के नाम पे इस देश का नाम क्या पड़ा? भारत। क्योंकि कहा जाता है कि भरत इतना बलवान, इतना मतलब निडर एक लड़का था। कहा जाता है कि जब 10 साल से भी कम का था ना, तो शेरों के मुंह खोल के उनके दांत गिना करता था जंगल में। ये पूरी स्टोरी है इनके पीछे कि भरत जो राजा था उसने गंधर्व विवाह किया था शकुंतला के बारे में, लेकिन इतना डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है। गंधर्व, उस टाइम राजा गंधर्व विवाह करते थे। उसके साथ विवाह, उसके साथ शादी रचा के संभोग करके वहां से चला गया वो अपने राज्य में। और उस कई बार उसको अंगूठी दे के चला गया, तू आएगी मेरे को अंगूठी दिखाएगी ना तो मैं पता लगा लूंगा कि तू मेरी रानी है। उसके बाद एक ऋषि उसी आया, उसने उसको श्राप दे दिया। किसको? उस लेडीज को, कि तू जाएगी ना तेरे को तेरा आदमी पहचाने नहीं गा। और वो तो दिक्कत में आ गया, बोला संभोग भी हो गया और पहचानेगी नहीं।
तो आगे पूरी बड़ी स्टोरी इनके बारे में। लेकिन भरत जो राजा, वो महान राजा हुआ है भारत में, तो इसी के नाम पे इसका नाम क्या पड़ा, भारत। तो याद रखना वायु पुराण में इसका जिक्र है। अब थोड़ा आगे अगर चलते हैं, यहाँ पे वैदिक युग से आगे चलते तो एक नाम और आएगा यहाँ पे, आर्यवर्त। आर्यवर्त, आर्यवर्त तो सबको पता है किसके नाम पे पड़ा, आर्यों के नाम पर, आर्यों के नाम पर। क्योंकि मैंने बताया था कि आर्य पढ़ी लिखी एक जनजाति थी, एक जाति जो थी पढ़ी लिखी, और जो पढ़े लिखे लोग थे वो क्या होंगे, सभ्य भी होंगे, सिविलाइज्ड होंगे ना वो। तो इन्हीं के नाम पे पूरे भारत में इनके गुटों में यहाँ पे फैल गए थे, यहाँ से आए थे। वो पढ़ेंगे आर्यों के बारे में हिस्ट्री में, कहाँ से आए थे, कहाँ बसे आके। तो इनके नाम पे इसका नाम क्या पड़ा, आर्यवर्त। पहला नाम भारत, दूसरा आर्यवर्त, और तीसरा नाम एक और देखते हैं। तीसरे नाम की अगर बात करें तो वो है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जो नाम पड़ा वो कैसे पड़ा, यहां पे देखो, अगर भारत में किसी को आना पड़ेगा किस तरफ से, पश्चिम की तरफ से, अगर पश्चिम की तरफ से भारत को किसी को आना पड़ेगा तो उसको एक नदी क्रॉस करके आना पड़ेगा, अगर सथरीय भाग से वो आ रहा है तो। और वो कौन सी नदी क्रॉस करके आना पड़ेगा, सिंधु नदी, है ना, सिंधु नदी क्रॉस करके आना पड़ेगा। देखो ये था पहला भारत, है ना, ये होगा गुजरात वाला एरिया, और यहां से गुजरात नहीं, ये पूरा पाकिस्तान, यहां से ये था पाकिस्तान, और यहां से एक नदी निकल के आती है सिंधु नदी। पाकिस्तान की जीवन दायिनी कहा जाता है सिंधु नदी को। जैसे भारत की जीवन दायिनी उत्तर भारत की कौन सी है, गंगा नदी, है ना। उत्तर भारत के मैदान का निर्माण ही कौन करती है, गंगा नदी करती है, या गंगा की सहायक नदियां मिलकर करती है। वैसे ही पाकिस्तान में जो फेमस, जो प्रमुख जो नदी है वो सिंधु नदी है। सिंधु भारत की बड़ी नहीं नदी नहीं है, सिंधु कहाँ की बड़ी नदी है, पाकिस्तान की बड़ी नदी है। सिंधु का सबसे ज्यादा जो लंबाई है वो सिंधु नदी की कौन से देश में पड़ेगी, पाकिस्तान में। अब अगर हमें यहां से आना पड़ेगा ईरान की तरफ से, ईरान या पर्सिया की तरफ से अगर हमें आना पड़ेगा भारत में, तो हमें कौन सी नदी क्रॉस करके आना पड़ेगा, सिंधु नदी। और मैंने बताया था कि ईरान वाले जो पर्सिया वाले जो लोग थे, फारस की खाड़ी वाले जो लोग थे, वो सै शब्द का जो उच्चारण जो था वो किस शब्द से करते थे, है से। तो उन्होंने इस नदी का नाम क्या रखा, सिंधु की जगह हिंदू, और वो ही हिंदू प्रचलित हो गया आके चल के कि हिंदू की नदी, जिस देश में हिंदू रिवर बह रही है उस देश का नाम क्या रखा, हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान नाम किनके द्वारा डाला गया है, फारस की खाड़ी में जो देश है, ईरान या पर्सिया वाले लोगों के द्वारा, क्योंकि वो सै का उच्चारण है से करते हैं और आज भी वही करते हैं। उसके बाद एक नाम और जो प्रचलित है आज के दिन भी है, इंडिया। इंडिया, इंडिया, भारत। भारत तो बताया मैंने, इंडिया जो शब्द है वो भी कहां से आया, वो कहां से आया उसके बारे में अगर बात करते हैं तो इंडिया जो शब्द आया वो आया, जो जैसे ईरान वाले आए थे ना, वैसे रोमन जो लोग थे, जो रोम की तरफ से जो आए थे, रोमन जो लोग थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, वो जब इंडिया में आए तो उन्होंने क्या किया, जो सिंधु जो नदी थी, सिंधु नदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं आज के दिन, इंडस रिवर कहते हैं ना। तो इसी इंडस रिवर के नाम पे भारत का नाम और क्या पड़ा, इंडिया पड़ा। ठीक है, ये था भारत का नामकरण। तो याद रखना भारत के नाम क्या क्या है, आर्य, और भी बहुत सारे नाम है, ठीक है, लेकिन फेमस जो नेम थे वो यही है, आर्यवर्त, हिंदुस्तान, इंडिया। वैदिक युग में क्या कहा है, सबसे इंपॉर्टेंट ये, भारत के नाम पे भारत। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसी सामान्य परिचय को आगे लेके चलते हैं। समझ में नहीं आ रहा किसी से पूछ सकता है कोई भी। सामान्य परिचय के बारे में अगर हम बात करें तो हम दिशा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, दिशा जो है कि अपना जो भारत है वो कौन सी दिशा में स्थित है। ठीक है, दिशा के बाद बात करेंगे कौन से गोलार्ध में स्थित है, और गोलार्ध के बारे में बात करेंगे भारत का क्षेत्रफल कैसे है, कितना क्षेत्रफल है वर्ल्ड का। उसके बाद जनसंख्या पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, धीरे से नीचे से उठा के लेके चलेंगे। अब अगर हम बात करें दिशा के बारे में बात करें तो दिशा के बारे में मैं थोड़ा सा वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको लेके चलता हूं, क्योंकि वो उसके बारे में डिटेल में वर्ल्ड ज्योग्राफी में ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उस पर जाना जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा। देखो, पृथ्वी के बारे में अगर हम बात करें तो पृथ्वी के लिए समझने के लिए एक यंत्र बनाया गया, उस यंत्र का नाम क्या है, ग्लोब। क्या नाम उसका, ग्लोब, उसका नाम है ग्लोब। अब ग्लोब जो है ना, ग्लोब क्या है, पृथ्वी,
और पृथ्वी जो है उस पे, उसको समझने के लिए, या पृथ्वी पे कोई व्यक्ति कहाँ है उसका पता कैसे लगेगा, पृथ्वी पे कोई व्यक्ति कहाँ खड़ा है उसका पता कैसे लगेगा, उसके लिए, उसकी जानकारी के लिए यहाँ पे रेखाएं खींची गई है। या पृथ्वी पे समय ज्ञात करने के लिए, दूरी ज्ञात करने के लिए, पृथ्वी पे जलवायु या मौसम ज्ञात करने के लिए यहाँ पे रेखाएं खींची गई है, काल्पनिक रेखाएं। और उन्हीं काल्पनिक रेखाओं को यहाँ पे अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहा जाता है। अब मैं कोई पृथ्वी पे खड़ा है, कैसे बताऊंगा कि मैं कहाँ खड़ा है? मान ले कोई रोड भी नहीं है, वो पहाड़ों में चले जाएं, मान ले पहाड़ों में चले, हिमालय चले गया, माउंट एवरेस्ट जो चढ़ते हैं उनको कैसे पता लग रहा है कि किस दिशा में जा रहे हैं? कोई रोड नहीं है ना वहां पे, कोई ना बताए कि वही रोड माउंट एवरेस्ट जा रहा है। रोड जाता तो सब चढ़ जाते, रोड नहीं है वहां पे। लोकेशन कैसे पता लगती है? कोऑर्डिनेशन से। आपने मूवी में देखा होगा, कई बार क्रिमिनल को पकड़ते हैं तो पुलिस वालों पे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन ढूंढते हैं कि इसकी कोऑर्डिनेट देखो कहां पे आ रही है। ठीक है, कोऑर्डिनेट मतलब उसके अक्षांश से और देशांतर जो पॉइंट है वो पॉइंट पता लग जाता है। तो पॉइंट जहां पे होगा तो वो व्यक्ति भी कहां होगा, वहीं होगा। तो इससे लोकेशन भी पता लगती है किसी भी जगह की। ठीक है, अब यहां पे बात करूं मैं तो ज्यादा डिटेल में ना जाके मैं सीधी सीधी यहां, ये कौन सी साइड है, पश्चिम, और ये कौन सी साइड है, पूर्व। और पूर्व से पश्चिम, पृथ्वी के सेंटर से, याद रखना, पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र पे एक 0 डिग्री, देखो यहां से मैंने एक चंदा रखा और मैं 0 डिग्री या 180 डिग्री से यहां से मैं लाइन खींच देता हूं, ये वाली लाइन, तो ये पृथ्वी के सेंटर से खींची है ना, और पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। तो ये कितने डिग्री से खींच रही है? 0 डिग्री। 0 डिग्री होगा ना, 0 डिग्री भी कह सकते हैं इसको, या दूसरा क्या कहेंगे, 180 भी तो होगा ये। अरे जब इस तरफ 0 डिग्री है तो इस तरफ क्या होगा, 180। क्लियर है ना, 0 डिग्री भी कह सकते हैं, 180 भी होगा, लेकिन इसका प्रचलन जो ज्यादा वो 0 डिग्री पे ही है। 0 डिग्री क्या कह सकते हैं इसको, अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा कहां से कहां चलती है, या अक्षांश मैंने बताया था, अक्षांश, या क्या कह सकते हैं इनको, दूसरा भूमध्य रेखा। देखो नाम से पता लग रहा है, ज्यादा घूमने फिरने की जरूरत नहीं है, नाम से पता लग रहा है। भू मतलब भूमि या पृथ्वी, मध्य मतलब बीच से, जो पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा जाएगी उस रेखा को क्या कहा जाएगा, भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा कितने डिग्री अक्षांश से गुजर रही है, 0 डिग्री। विजय समझ में आ रहे हो, 0 डिग्री अक्षांश से, मैंने ऐसा लग रहा था नींद आ रही है, 0 डिग्री अक्षांश से गुजर रही है। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश से भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा का एक नाम और है और वो है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा का भी मतलब निकलता है यहां पे। विषुवत रेखा का मतलब क्या है, देखो विषुवत रेखा का मतलब जैसे भूमध्य रेखा का बताया ना मैंने, वैसे विषुवत रेखा का भी क्या मतलब निकलता है। विषुवत शब्द का मतलब क्या होता है, देखो यहां पे विषु, ये शब्द है, इसी से बना है विषुवत। इस शब्द का मतलब क्या होता है, इस शब्द का मतलब क्या होता है, ये उस शब्द, ये उसके लिए यूज होगा जहां पे साल में 2 बार दिन रात क्या हो, बराबर हो। और 2 बार दिन रात बराबर जिस वर्त पे होंगी उस वर्त को क्या कहा जाएगा, विषुवत। विषु का मतलब क्या होता है, जहां पे दिन और रात सम हो या बराबर हो, और उसी शब्द से बना विषुवत। तो इसको विषुवत रेखा इसलिए कहते हैं। भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं मैंने बता ही दिया, क्योंकि पृथ्वी के बीचों बीच जा रही है। और 0 डिग्री अक्षांश क्यों है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट 0 डिग्री है। क्लियर है ना ये, तो ये रेखा पृथ्वी के बीचों बीच जा रही है। और अगर बीच से, अगर कोई गोल चीज है, गोल के अगर बीच से जाएगी, कोई गोल चीज है बीच से अगर जाएगी तो उसको कितने हिस्सों में बांटेगी, 2 हिस्सों में। और 2 हिस्सों में जो बांटेगी तो ऊपर वाले हिस्सा कौन सी दिशा होगी, उत्तर, और नीचे वाली दक्षिण। हो गई ना। अब 2 हिस्सों में अगर बांटेगी तो गोले के अगर 2 हिस्से हो गए, कोई भी सपेर है, सपेर के अगर 2 हिस्से हो गए तो ऊपर वाले को क्या कहेंगे, ऊपर वाला भी एक गोलार्ध हो गया और नीचे वाला भी क्या हो गया, एक गोलार्ध। तो ऊपर वाले को क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वालों को क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब भी समझ गए ना, हर चीज का मतलब जरूर समझ में आना चाहिए, रट्टा नहीं लगाना। देखो गोल प्लस अर्ध मतलब गोले का आधा हिस्सा, ये गोले का कितना हो गया, आधा हिस्सा, नीचे वाला भी गोले का आधा हिस्सा। जो दक्षिण में उसको दक्षिणी गोलार्ध, उत्तर में उसको
उत्तरी गोलार्ध, या इंग्लिश में जो पढ़ते हैं तो सपेयर हो गया। सपेयर का आधा करेंगे हेमिस्फेयर, नीचे वाला भी हेमिस्फेयर, ये साउथ हेमिस्फेयर, ये नॉर्थ हेमिस्फेयर, ठीक है, बीच में इक्वेटर लाइन, ठीक है। तो अगर ये इक्वेटर एक लाइन नहीं है, मैं बता रहा हूं एक वर्त है, वर्त है ना ये, अरे वर्त होगा ना, सर्कल होगा ये, क्योंकि गोल चीज पे ऐसे तो नहीं कि एक तरफ लाइन खींच देंगे, नहीं, लाइन जब खींचेगी तो चारों तरफ खींचेगी, ऐसे ऐसे करके ऐसे, तो ये क्या बन गया एक वर्त। वर्त और स्पेयर में तो अंतर पता होगा ना, स्पेयर मतलब कोई ठोस एरिया, गोल गोला, सर्कल मतलब लाइन केवल, तो ये एक स्पेयर है, और इस पे सर्कल खींच दिया मैंने, वर्त खींच दिया एक। मैथ में पढ़ते हो ना, गोला वर्त सब पढ़ते हो, सबको पता है। तो ये यहां तक क्लियर है। अब मैं बात करूं कि भारत की स्थिति पता लगाने की, भारत कौन से गोलार्ध में पड़ता है, तो याद रखना भारत पड़ता है यहां पे, ये है लोकेशन भारत की, यहां पे। तो भारत कौन से गोलार्ध में पड़ेगा, उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगा। अगर उत्तरी गोलार्ध, और बहुत बार एसएससी यहां से क्वेश्चन बना चुकी है, ऑप्शन में उत्तरी गोलार्ध नहीं होता, दो दो डायरेक्शन दे रखी होती है, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम। अगर वो चीज अगर देखें हम यहां पे, तो देखो ये तो थी हमारी अक्षांश रेखा, एक रेखाएं और होती है देशांतर रेखाएं, और देशांतर रेखाएं किस तरफ से चलती है, ऊपर से। ये जो ऊपर है ये कौन सा, क्या है ऊपर, ये पॉइंट, और इस पॉइंट को क्या कहेंगे, या वेरी गुड, ये है उत्तरी ध्रुव, और ये है दक्षिण ध्रुव, या नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यहां पे हमेशा बर्फ रहती है, हमेशा बर्फ रहती है, उसका रीजन भी बताएंगे क्यों रहती है यहां पे। हाँ, सूरज ना जाओ। देखो नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे ये भी 0 डिग्री होगी, ये भी 0 डिग्री, यहां पे रख के खींच दिए 0 डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री होगी, या दूसरी कौन सी डिग्री होगी, अभी बताया था मैंने, 180। 0 डिग्री भी कहेंगे क्योंकि यहां पे ऐसे रख के खींचेंगे, तो इस तरफ तो 0 डिग्री, इस तरफ 180, तो 0 डिग्री भी होगी, 180 डिग्री भी। तो इसके उस तरफ वाली रेखा, क्योंकि ये भी तो ऊपर से ऐसे खींचेंगे तो ये भी चारों तरफ खींचेगी ना, तो ये भी वर्त ही होते हैं, ये भी वर्त है, ये भी वर्त है, लेकिन इनको रेखाएं बोल दिया जाता है। तो इसके उस तरफ वाली रेखा को क्या कहेंगे, 180 डिग्री, और इसको क्या कहते हैं, 0 डिग्री। कौन सी रेखा होगी ये तो लैटिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड, ठीक है, देशांतर रेखाएं, और 0 डिग्री देशांतर रेखा मैंने खींच दी। अब भारत बताओ कौन सी दिशा में पड़ेगा, उत्तर, क्योंकि ये दिशा कौन सी है, उत्तर दिशा, और ये दिशा कौन सी है, पूर्व। तो भारत की स्थिति क्या होगी, उत्तर पूर्व गोलार्ध या उत्तर पूर्वी दिशा है। क्लियर है ना। अगर देखो यहां पे, अगर कौन से गोलार्ध में पड़ेगा, उत्तरी गोलार्ध में, लेकिन अगर देशांतरों के हिसाब से देखें तो भारत कौन से गोलार्ध में पड़ेगा, पूर्वी गोलार्ध में। अगर दोनों के हिसाब से देखें तो उत्तरी पूर्वी दिशा में। समझ में आ रहा है। अब देखो ये तो थी 0 डिग्री, ये भी 0 डिग्री अक्षांश, और ये भी 0 डिग्री देशांतर। अब भारत के बारे में दिशा पता लगा लिया, अब हमें भारत के अक्षांश और देशांतरीय विस्तार के बारे में पता लगाना कि भारत कितने डिग्री अक्षांश और कितनी डिग्री देशांतर में स्थित है। तो उसका पता कैसे लगाएंगे, देखो 0 डिग्री है ना यहाँ पे। अब मैंने बताया था कि यहां से हम कोणात्मक दूरी ज्ञात करेंगे। देखो कोणात्मक दूरी क्या है, जैसे मैंने यहां रखा चंदा, मैंने यहां पे रखा, तो ये तो था 0 डिग्री, 0 डिग्री पे मैंने लाइन खींच दी। अब 0 डिग्री से आगे आएगी 1 डिग्री, आएगी ना 1 डिग्री, 1 डिग्री की मैं फिर लाइन खींच दूंगा यहाँ पे 1 डिग्री पे, ऐसे खींची ना, ये कोणात्मक दूरी है यहाँ पे। फिर 2 डिग्री पे भी मैंने लाइन खींच दी ऐसे 2 डिग्री, ऐसे करके 3 4 5 6 7 वैसे करके 90 डिग्री तक यहाँ पे लाइनें खींचेगी ऐसे। तो ये जो लाइनें, ये कितनी लाइनें हैं, 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर उत्तरी ध्रुव तक कितनी लाइनें हैं, 90। तो याद रखना उत्तरी ध्रुव में कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, 90। लेकिन बहुत बार क्या होता है, जो उत्तरी जो ध्रुव होता है ना, उस पे जो अक्षांश रेखा उसको बिंदु मान लिया जाता है, और इसलिए इन रेखाओं को कितनी बना दिया जाता है, 89। क्योंकि जो पॉइंट पे अगर कोई रेखा खींचेगी तो वो बिंदु बन जाएगा, ठीक है। वैसे ही नीचे की तरफ खींचेंगे, नीचे की तरफ 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे चलते जाएंगे, 90 डिग्री तक यहां पे खींचेंगे, तो यहां भी कितनी अक्षांश रेखाएं होंगी,
90। लेकिन यहां पे अगर इसको बिंदु पॉइंट मान लिया जाए तो यहां पे कितनी होगी 89। अब ये पूछ लिया जाए कि पृथ्वी पे कितनी काल्पनिक अक्षांश रेखाएं हैं, तो देखो बहुत एक पेपर में क्वेश्चन पूछता है लेकिन वो हमेशा ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अगर कोई लैंग्वेज पकड़ लेगा तो सही है, वरना फिर गलत ही होना है यहाँ पे। देखो अगर इनको हम नेग्लेक्ट कर दे दोनों को तो 89 प्लस 89 प्लस एक भूमध्य रेखा, ये भी तो रेखा है 0 डिग्री पे जो जा रही है, तो कितनी होगी 179। लेकिन अगर इनको काउंट करें हम तो कितनी होगी 179 प्लस 2 181। लेकिन एक बार केवीएस में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि पृथ्वी पर जो काल्पनिक जो अक्षांश रेखा है उनकी संख्या कितनी है, तो वहां पे आंसर था 180 डिग्री। उसमें क्या होता है कई बार जो 0 डिग्री है ना उसको लाइन नहीं माना जाता। 0 डिग्री को लाइन नहीं मानेंगे, 1 डिग्री से शुरू करेंगे दोनों तरफ, तो कितनी लाइनें होंगी, कितनी होगी 90 ऊपर 90 नीचे 180। तो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है वो, तो वही तो बता रहा हूं, वो जो कमीशन जो सोच रखा है कि कमीशन ने क्या लगा रखा तो वही आंसर होगा फिर उसका। तो हमें थोड़ा समझ रखना, बाकी बहुत कम चांस है यहां से क्वेश्चन बनते हैं। यहां से मैंने बहुत कम क्वेश्चन बनते हुए देखे, यहां से क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन थोड़ा सा हमें समझ क्रिएट करनी है कि हर एक डिग्री पे एक अक्षांश रेखा है, नीचे भी हर एक डिग्री पे एक अक्षांश रेखा है। ठीक है, ये तो थी अक्षांश रेखाओं के बारे में। अब देशांतर रेखाओं के बारे में अगर बात करें तो ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, 0 डिग्री पे यहां भी सेम ऐसे 0 डिग्री से इस तरफ देखेंगे 1 डिग्री पे लाइन आएगी ऐसे, 2 डिग्री पे लाइन आएगी ऐसे, 3 डिग्री 4 5 करके ऐसे 180 डिग्री तक इस तरफ घूमता रहेगा। 180 डिग्री होगा ना, क्योंकि पृथ्वी जो है गोल पे इस तरफ से इस तरफ अगर लाइन खींचेंगे यहां तक तो 180 लाइनें आएंगी। तो 180 अक्षांश देशांतर रेखाएं किस तरफ आएगी, इस तरफ, यहां तक बीच तक, और 180 ही देशांतर रेखाएं किस तरफ आ जाएगी, इस तरफ। तो 180 प्लस 180 देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 360। तो वही तो बता रहा हूं मैं, यहां पे बीच वाले को काउंट नहीं करते, वही तीनों यहां पे 361 हो सकती है अगर 0 डिग्री को काउंट करें तो। लेकिन यहां पे सीधा सीधा फंडा क्लियर है, यहां पे 360 को मेजर करते हैं, 360 ही मानते हैं, मान्यता यही है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये जो चीज है ये। ठीक है, तो याद रखना देशांतर रेखाओं की संख्या 360 और अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 या 181 या 180। ठीक है, लेकिन भारत कहां पे स्थित है, अगर भारत की अगर मैं बात करता हूं तो ये तो थी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा से अगर हम बात करते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा से हम थोड़ा ऊपर चलते हैं तो 1 डिग्री आएगा, 2 3 4 5 करके एक जगह आएगी जहां पे 8 डिग्री आएगा। 8 डिग्री आएगा ना, जब 90 डिग्री तक हमें चलना है तो बीच में एक जगह 8 डिग्री भी तो आएगा। और 8 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, 8 डिग्री से केवल 4 मिनट ऊपर चलते हैं, क्योंकि 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर होता है, ये वो 4 मिनट वाला डिग्री नहीं है, वो देशांतरों वाला आएगा। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, कितने मिनट का 1 डिग्री बनता है, रीजनिंग में नहीं पढ़ते, घड़ियों वाले में, कैलेंडर 6। अगर यहां में मैं लिखूं 8 डिग्री 60 मिनट या 8 डिग्री 59 मिनट, अगर मैं 8 डिग्री 59 मिनट से 8 डिग्री 60 मिनट लिखूं तो ये 60 मिनट नहीं लिखा जाएगा, सीधा 9 डिग्री पे आएगा। अब बताओ कितने होते हैं 60 मिनट, हाँ 1 घंटा। ठीक है, देखो यहां पे 8 डिग्री 4 मिनट, जैसे ही मैं 8 डिग्री 4 मिनट पे जाता हूं तो 8 डिग्री 4 मिनट पे जैसे ही जाता हूं वहां पे किसकी शुरुआत हो जाती है, हमारे प्यारे भारत की। तो 8 डिग्री 4 मिनट पे शुरुआत हो जाती है भारत की। तो भारत का, अब ये बात भी मैंने बताई थी, क्लियर की थी लास्ट क्लास में, अभी बता देता हूं कि उत्तरी गोलार्ध जो अपने जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ना, 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर जितनी भी अक्षांश रेखाएं होंगी उनको क्या कहा जाएगा, उत्तरी अक्षांश रेखा। क्योंकि जो उत्तरी गोलार्ध में
उत्तरी गोलार्ध में जितनी भी अक्षांश रेखाएं होंगी उनको क्या कहा जाएगा? उत्तरी अक्षांश रेखा। और दक्षिणी गोलार्ध में जितनी भी ये लाइनें, इनको क्या कहा जाएगा? दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो रटने वाली चीज नहीं है, ये समझने वाली चीज है कि दक्षिणी गोलार्ध में जितनी भी लाइनें होंगी उनको दक्षिणी अक्षांश, उत्तर में जितनी भी होगी उनको उत्तरी अक्षांश। ये चीज देशांतर के बारे में है। ये देशांतर रेखा है ना 0 डिग्री, ये कौन सी साइड है? पूर्व। ये कौन सी दिशा? पश्चिम। अब 0 डिग्री देशांतर से पूर्व में जितनी भी देशांतर, पश्चिम में जितनी भी देशांतर रेखाएं होंगी उनको क्या कहा जाएगा? पश्चिमी देशांतर रेखा। और पूर्व में जितनी भी देशांतर रेखाएं होंगी उनको क्या कहा जाएगा? पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है, अब देखो, देखते हैं भारत की स्थिति, देखते हैं भारत कहां पे स्थित है। छोटा सा मैप ड्रॉ कर लेते हैं यहां पे। ठीक है, ये क्या है अपना प्यारा भारत। अब प्यारा भारत है तो हम नीचे से अगर हम 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर चलते हैं, मैंने बताया था 8 डिग्री पे भारत की शुरुआत हो जाती है। 8 डिग्री पे भारत की शुरुआत होगी तो थोड़ा सा 8 डिग्री से अगर ऊपर चलते हैं हम तो एक लाइन आएगी अक्षांश रेखा, जिसका जो मान होगा वो होगा 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट पे किसकी शुरुआत हो जाती है? भारत की। अब आप लोग बताओ 8 डिग्री 4 मिनट के पीछे मैं क्या लगाऊं? क्या लगाऊं पीछे? अभी मैंने बताया था जो देशांतर रेखा के पश्चिम में जितनी भी देशांतर रेखाएं होंगी, या अक्षांश रेखा के दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश, उत्तर में उत्तरी अक्षांश। अब बताओ क्या लगाऊं इसके पीछे? अक्षांश, लेकिन कौन सा? उत्तर या दक्षिण? उत्तर, क्योंकि मैंने बताया था कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और उत्तरी गोलार्ध में जितने भी देश है उनकी जो अक्षांश रेखाएं शुरू होगी वो किससे होगी? उत्तरी अक्षांश से। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, भारत की शुरुआत हो जाती है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। लेकिन जो शुरुआत होती है ना वो किसकी होती है? मुख्य भूमि की। मुख्य भूमि की। भारत इससे नीचे भी है, अंडमान निकोबार इससे नीचे है, लेकिन मैं मुख्य भूमि की बात कर रहा हूं। 8 डिग्री 4 मिनट पे शुरू हो जाता है, 9 डिग्री 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ऐसे करते करते भारत का जो ऊपर का जो अंतिम जो बिंदु होगा, भारत का ऊपर का जो अंतिम जो बिंदु होगा यहां पे, जहां पे भारत की समाप्ति हो जाएगी, वो कितने डिग्री होगा बताओ? 37 डिग्री 6 मिनट। लेकिन इसके पीछे क्या लगाऊं मैं? 37 डिग्री 6 मिनट के पीछे वही लगेगा, क्योंकि पूरा पूरा भारत उत्तरी अक्षांश, सॉरी उत्तरी गोलार्ध में है, और उत्तरी गोलार्ध में जितनी भी अक्षांश रेखाएं इनके पीछे क्या लगाना पड़ेगा? उत्तरी अक्षांश। तो इसके पीछे भी क्या लगाऊंगा? उत्तरी अक्षांश। तो ये भारत का कौन सा विस्तार होगा? अक्षांशीय विस्तार। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से? 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और कहां तक जाता है? 37 डिग्री 6 मिनट। ये तो था अक्षांशीय विस्तार भारत का। अब देशांतरी विस्तार की अगर मैं बात करता हूं, देशांतरी विस्तार ये है भारत। यहां पे देशांतरी विस्तार की बात, यहां पे 0 डिग्री है, 0 डिग्री से आगे चलेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4 कैसे करते करते जब ये जो रेखा जो भारत के गुजरात के साथ से जो गुजर के जाएगी ना, ये जो रेखा ये होगी 68 डिग्री के समथिंग। तो मतलब भारत का जो देशांतरीय जो विस्तार होगा, जो देशांतर लाइन जो यहां से गुजरेगी भारत के टच करके, यहां पे जो काल्पनिक रेखा है वो जाएगी 68 डिग्री 7 मिनट। और इसके पीछे कौन बताएगा? ये बता विजय, इसके पीछे क्या लगाऊं मैं? 68 डिग्री 7 मिनट के पीछे क्या लगाऊं? पूछ मत, खुद सोच के बता। देखो ये देशांतर रेखा है और देशांतर रेखा के इस तरफ कौन सी साइड है? पूर्व साइड। तो पूर्व में जितनी भी देशांतर रेखाएं उनको क्या कहेंगे? पूर्वी देशांतर। तो इसके पीछे क्या लगेगा? पूर्वी देशांतर। ठीक है, अब देखो 68 से आगे चलते हैं। 68, 68, 69, 70, 71, 72 ऐसे चलते जाएंगे, ऐसे चलते जा रहे हैं। और भारत का जो लास्ट में जो ये जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश है ना, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के पास से जो रेखा जो गुजरेगी ना वो कितने डिग्री गुजरेगी? 97 डिग्री 25 मिनट। इसके बाद भारत खत्म। तो ये जो रेखा है इस रेखा को क्या कहा जाएगा? इसको भी पूर्वी देशांतर रेखा। मेरे तरफ से क्लियर है शायद सबके लिए?
किसके लिए पूर्वी देशांतर लिखेंगे, किसके लिए उत्तरी अक्षांश। उत्तरी गोलार्ध में जितनी भी अक्षांश रेखाएं वो उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी गोलार्ध में जितनी भी अक्षांश रेखाएं वो दक्षिणी अक्षांश। देशांतर में पूर्व वे पूर्वी देशांतर, पश्चिम वाले वो पश्चिमी देशांतर। अब देखो अमेरिका देश है, अमेरिका के लिए अगर हम देशांतर रेखाओं के बारे में बात करेंगे तो अमेरिका के जितने भी देशांतर पे अमेरिका स्थित होगा उनके लिए हम क्या लगाएंगे, पश्चिमी देशांतर। पाकिस्तान के लिए हम देखेंगे तो पाकिस्तान के लिए भी क्या लगाएंगे, पूर्वी देशांतर, क्योंकि पाकिस्तान भी कौन से गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में देशांतरों के हिसाब से। क्लियर है ना सभी के लिए, ठीक है। और ये सब बाद में पढ़ेंगे, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का पूरा टॉपिक होगा, डिटेल में पढ़ेंगे। अक्षांश से देशांतर रेखाओं के बीच में डिफरेंस कितना होता है। जैसे दो अक्षांश रेखाएं, ये एक अक्षांश रेखा और ये दूसरी अक्षांश रेखा। याद रखना अक्षांश रेखा एक दूसरे के क्या होती है, समानांतर। जितनी भी अक्षांश रेखाएं थी सारे एक दूसरे के पैरेलल थी। और अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो 111 मीटर के समथिंग होती है। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो जगह हो गई ना उसको क्या कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार बनता है, कटिबंध। हाँ किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर। और इसके बीच की जो जगह होती है उसको क्या कहा जाता है, कटिबंध। और देशांतर रेखाओं के बीच की जगह को क्या कहा जाता है, गोरे। वेरी गुड, गोरे। तो ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। ये भी क्वेश्चन एसएससी यहां से भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि जो देशांतर और अक्षांश रेखा जो एक दूसरे को काटती है उसको क्या कहा जाता है। देशांतर और अक्षांश रेखा जब एक दूसरे को काटती है, एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर में पूछा गया था ये। देशांतरों के बीच की दूरी, हाँ अभी तो बताया कटिबंध। तो क्या होता है, अरे वो जोन इंग्लिश में है, हिंदी में कटिबंध है। देखो इंग्लिश में होता है उसको जोन कहा जाता है, हिंदी में कटिबंध। और वो इंग्लिश में होता है गोरे, हिंदी में भी गोरे होता है। और जहां पे एक दूसरे को जो काटते हैं उसको क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स। ये इंग्लिश में जोन इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में कटिबंध कहा जाता है। जैसे अपना नहीं उष्ण कटिबंधी है, वो कटिबंध जो बना है वो इन्हीं से बना है, कटिबंध कहते हैं। इंग्लिश में पढ़ लिया तुमने जोन, ठीक है। देखो क्या होता है, ये अपनी करक रेखा है, ठीक है। देखो ये थी भूमध्य रेखा, ध्यान से देखना है यहाँ पे, अब मैं क्लियर कर देता हूं। ये है भूमध्य रेखा और ऊपर है करक रेखा, ये भूमध्य रेखा। और नीचे जो है वो कौन सी है, मकर रेखा। मकर रेखा है ना। 0 डिग्री से कौन सी रेखा जा रही है, अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा। और ये जो होती है ना, ये होती है 23.5 डिग्री। इसके पीछे क्या लगाऊं मैं, उत्तरी अक्षांश, क्योंकि ये कौन से गोलार्ध से जा रही है, उत्तरी गोलार्ध से जा रही है। मकर रेखा कौन से गोलार्ध से जा रही है, दक्षिणी गोलार्ध से। तो ये भी 23.5 डिग्री से जा रही है, लेकिन इसके पीछे क्या लगाऊंगा मैं, दक्षिणी अक्षांश। ये अक्षांश वाला शायद क्लियर हो गया होगा, कहां दक्षिणी लगाना कहां उत्तरी लगाना है। अब देखो जो ये लड़का जो बोल रहा था ना जोन, देखो क्या, ये करक रेखा 23.5 डिग्री, ये मकर रेखा 23.5 डिग्री, ये भूमध्य रेखा। अब इनके बीच का जो एरिया है ना, ये बीच का एरिया, इसको क्या कहा जाता है, बीच का एरिया। यहां का जलवायु के हिसाब से इसका नाम है। और यहां पे जो जलवायु पाई जाती है, याद रखना भूमध्य रेखा का जो एरिया है वहां पे हमेशा गर्मी रहती है और उसको कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और ये कटिबंध जो बना है ना मेरे भाई, वो यहीं से बना है। कटिबंध मतलब जो अक्षांश रेखाओं के बीच के गैस को कटिबंध कहते हैं। जो बड़ा गैप हो गया और वहां पे गर्मी होती है उसको नाम होगा उष्ण कटिबंधीय। और जहां पे ठंड जो होगी ना वहां पे शीत कटिबंधीय। और जहां पे बीच का मौसम होगा शीतोष्ण कटिबंधीय। वो सब पढ़ेंगे अपन जलवायु में। कटिबंध कहा जाता है, इंग्लिश में उसको जोन या जोनल कह दिया जाता है। अब देखो ये तो था भारत का सामान्य स्थिति के बारे में। अब भारत का क्षेत्रफल अगर हम बात करते हैं, जिसको भी कंफ्यूजन है, कोई भी छोटा मोटा जितना भी बेझिझक पूछो, ठीक है। क्षेत्रफल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो होगा भारत का स्थिति या विस्तार। देखो अगर ये पूछ लिया जाए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार
यहां से नॉर्मली क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। अक्षांश से विस्तार पूछ लिया जाए तो कितना होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, कितना 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, अगर ये पूछ लिया जाए देशांतरीय विस्तार कितना है, देशांतर विस्तार, देशांतरीय विस्तार कितना होगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। इसके पीछे क्या लगाऊं मैं, पूर्वी देशांतर। ये था भारत का विस्तार। अगर ये पूछ लिया जाए कि भारत के अक्षांशीय विस्तार के बीच में कितने डिग्री है, कितनी अक्षांश रेखाएं या कितने डिग्री अक्षांश रेखाओं का गैप है, पूछ लिया जाए कि यहां से यहां तक भारत के अक्षांश रेखाओं के बीच का जो अंतर है वो कितना होगा, लगभग 30 डिग्री तो होगा। 8 डिग्री यहां पे 37 डिग्री के समथिंग, लगभग गैप कितना होगा 30 डिग्री। वैसे 29 डिग्री 2 है, 29 डिग्री 2 मिनट है, लेकिन लगभग हम 30 डिग्री मान लेते हैं। और यहां पे अंग देखें, ये लगभग 98 मान लो, ये 68, यहां भी कितना गैप है, लगभग 30 डिग्री का। तो भारत में अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तारों के बीच का जो अंतर है वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री। लगभग कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। अगर ये पूछ लिया जाए, और मैं क्वेश्चन बनाता हूं, अगर ये पूछ लिया जाए भारत जो है उत्तरी गोलार्ध की जो टोटल जो अक्षांश रेखाएं हैं उनकी कोणीय दूरी का कितना प्रतिशत भाग भारत ने घेर रखा है। उत्तरी गोलार्ध में जितनी भी कोणीय अक्षांश रेखाएं हैं उनका कितना प्रतिशत भारत ने घेर रखा है। सीधा सीधा अभी जो बताया था उसी से क्लियर है, क्योंकि मैंने बताया कि उत्तरी गोलार्ध में कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, 90। अरे 90 अक्षांश रेखाएं ना, भारत में कितनी अक्षांश रेखाएं 30, तो कितना परसेंट भाग होगा, 1/3, 33% भाग भारत ने घेर रखा है। 1/3 तो है भारत में अक्षांश रेखाएं। और देशांतर रेखाएं पूछ ली जाए तो ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, बता देना सोच के लास्ट तक। अब देखो भारत के बारे में अगर बात की जाए तो भारत का यहां पे अंतिम पॉइंट है, बाद में बताना आराम से। भारत में यहां पे जो अंतिम पॉइंट है, ये कहां, कौन सी दिशा का अंतिम पॉइंट होगा, उत्तर, क्योंकि ये कौन सी साइड है, उत्तरी साइड। ये कौन सी साइड है भारत की, ये भारत की पश्चिम। ये भारत की कौन सी साइड है, पूर्वी। और ये कौन सी साइड है, दक्षिण। अब भारत के उत्तर से लेके दक्षिण तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक और पूर्व से लेके पश्चिम तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक, ये उत्तर से लेके दक्षिण तक भारत की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। पूर्व में अरुणाचल से लेके यहां गुजरात तक की जो दूरी है वो है 2933 किलोमीटर। अगर ये पूछ लिया जाए कि भारत की पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सीधा ये ना पूछे कि पूछ लिया जाए कि उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है उनके बीच का जो डिफरेंस वो कितना है, तो 281 किलोमीटर, 281 किलोमीटर है दोनों का डिफरेंस। अगर एक चीज और यहां पे सोचने वाली है, जब मैंने बताया कि ये भी 30 डिग्री का डिफरेंस है, ये भी 30 डिग्री का डिफरेंस है, फिर ये डिस्टेंस अलग क्यों आ रही है, या वेरी गुड, क्योंकि मैंने बताया था अक्षांश रेखाओं की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर। चाहे उत्तरी ध्रुव पे चले जाओ चाहे नीचे, इनके बीच की दूरी 111 मीटर ही होगी। लेकिन जो देशांतर रेखाएं मैंने बताया था कि ऐसे डायरेक्शन में डाली थी मैंने, ऐसे, इनमें क्या होगा, जो भूमध्य रेखा के ऊपर जो देशांतर रेखाएं गई उनका बीच का डिफरेंस तो यही होगा 111 किलोमीटर के समथिंग। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे इनके बीच का गैप क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो यहां भी तो ऐसा ही होगा, ये ऊपर, क्योंकि भारत ऊपर है, यहां से ऊपर होगी तो यहां पे इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती जा रही है, कम। इसी वजह से ये जो दूरी है ये ज्यादा है और ये दूरी क्या है, देशांतरों वाली कम है। क्लियर है ना, क्योंकि सोचने वाली बात है, ये भी 30 डिग्री ये भी 30 डिग्री, फिर डिफरेंस क्यों है, तो ये इस वजह से, क्योंकि देशांतर रेखाओं के बीच में ऊपर जो होते हुए गैप क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, अब ये जो रेखा, अब थोड़ा सा और यहां से लेके चलते, ये जो पॉइंट है उत्तर में जहां पे 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश जहां पे है, वो पॉइंट कौन सा भारत का, उत्तर में अंतिम बिंदु भारत का कौन सा है, इंदिरा कोल।
भारत का उत्तर में अंतिम बिंदु। ठीक है, नहीं नहीं सही है। इंदिरा कोल भारत का उत्तर में क्या है, क्या है, इंदिरा कोल। और दक्षिण में भारत का अंतिम बिंदु कौन सा है, दक्षिण में, यहां पे, दक्षिण में मतलब जहां पे 8 डिग्री 4 मिनट टच कर रही है वहां पे, यह आएगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कौन से राज्य में पड़ता है, तमिलनाडु। लेकिन यहां पे कन्याकुमारी तो डिस्ट्रिक्ट होगा, वहां पे एक जगह है जिसका नाम है केप कमोरिन, तो याद रखना केप कमोरिन भी। केप कमोरिन या कन्याकुमारी दक्षिण में भारत का अंतिम बिंदु है, उत्तर में इंदिरा कोल। इंदिरा पॉइंट जो बता रहे हैं ना वो अलग है, वो अंडमान निकोबार में पड़ता है। अब देखो ये जो साइड है, ये कौन सी साइड है, भारत की पश्चिम, पश्चिम साइड जहां से ये टच कर रहा 8 डिग्री 4 मिनट, वही तो भारत का अंतिम बिंदु होगा यहां पे। और इस तरफ जो भारत का जो अंतिम पॉइंट है, ये मतलब पश्चिम में अंतिम बिंदु कौन से राज्य में होगा, गुजरात में। और गुजरात में जो वो है गोहर मोती या गोहर मोता जिसको कहा जाता है। और गोहर मोती पड़ता है सरक्रिक में। और मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा क्रिक कौन से राज्य में है, गुजरात में। बहुत सारे क्रिक है, उन्हीं क्रिक में से एक क्रिक है सरक्रिक, सरक्रिक। और कौन से राज्य में पड़ता है, गुजरात में। तो गुजरात में अंतिम पॉइंट है गोहर मोता या मोती, एक पंचायत है वहां पे, जो कि लास्ट गांव एकदम सरक्रिक में। और सरक्रिक विवाद है भारत और पाकिस्तान का, पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब इस तरफ आते हैं, इस तरफ भारत का मतलब पूर्व में भारत का जो अंतिम बिंदु होगा वो कौन से राज्य में होगा, अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में जो भारत का जो अंतिम बिंदु है वो है किबीथू, किबीथू या वालांगू। किबीथू या वालांगू कौन से राज्य में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। यह भारत का कौन सा अंतिम बिंदु है, कौन सी दिशा में, पूर्व में। पूर्व का अंतिम बिंदु ये, पश्चिम का अंतिम बिंदु ये, उत्तर में इंदिरा कोल, दक्षिण में कन्याकुमारी। लेकिन कन्याकुमारी के साइड में एक लिख लेना, मुख्य भूमि की अंतिम बिंदु। मुख्य भूमि मैंने बताया था, मुख्य भूमि किसको कहा जाता है, जो बिल्कुल लोक भारत है, मतलब यहां से बाहर कुछ नहीं है, ये है मुख्य भूमि। लेकिन इसके अलावा भी क्या पड़ता है यहाँ पे, लक्षद्वीप और इस तरफ अंडमान निकोबार, वो मुख्य भूमि का हिस्सा नहीं है। मैं केवल मुख्य भूमि के अंतिम बिंदुओं की बात कर रहा हूं, अगर वहां पे जाएंगे तो वो अलग है। ये नोट हो गया यहां तक। उस अंतिम बिंदु की अगर हम बात करें, उस अंतिम बिंदु की अगर हम बात करें, देखो ये भारत है ना, ये अंतिम होगा ना, इसके बाद यहां पे अंडमान निकोबार है ऐसे, तो मैं उसको यहां पे बनाता हूं अंडमान निकोबार को। ये अंडमान निकोबार, ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको क्या कहा जाता है, अंडमान, और नीचे वाला जो होगा ये निकोबार। डिटेल में पढ़ेंगे जब द्वीप समूह पढ़ेंगे, जब कौन कौन सा जिला है, कहां पे सूची चोटी कौन सी नदी बहती है अंडमान में, कौन सी जनजाति पाई जाती है। अब केवल मैं दक्षिण बिंदु की बात कर रहा हूं। अब ये ऐसे नीचे लटका हुआ है, तो इसका जो एरिया है वो इसका जो अक्षांश रेखा है वो 8 डिग्री से नीचे जाएगी, और नीचे जाएगी तो कौन सी डिग्री, यहां पे जो अंतिम जो बिंदु होगा वो 6 डिग्री 45 मिनट पे होगा। पूरे भारत के अंतिम बिंदु की बात करें तो ये आएगा। मुख्य भूमि के अंतिम बिंदु की बात करें तो कन्याकुमारी। और यहां पे जो ये जो जगह है इसको क्या कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट। ये है इंदिरा पॉइंट। कौन से में पड़ता है, अंडमान में या निकोबार में, निकोबार में। और निकोबार में भी पूछ लिया जाए तो कहां पड़ता है, ग्रेट निकोबार में। नीचे वाला जिला है ग्रेट निकोबार, ठीक है, ग्रेट निकोबार में पड़ता है इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट के और भी नाम है, चलो तुम बता दो कौन कौन से, फिर कौन बताएगा इंदिरा पॉइंट के और नाम, और तो सुन लो फिर आराम से बैठ के यार। इंदिरा पॉइंट के जो नाम है वो अन्य नाम हो कौन कौन से, सबसे पहला पार्सन पॉइंट, दूसरा पिगमिलियन पॉइंट,
पिगमिलियन पॉइंट, तीसरा लाहीचिंग, ये तीनों नाम याद रखना, लाहीचिंग। सबसे अंतिम में इसका नाम हुआ इंदिरा पॉइंट। और याद रखना 2004 में सुनामी आई थी, 2004 में भूकंप आता जिसकी वजह से समुद्र में सुनामी आई थी, उसकी वजह से इसका ज्यादातर भाग पानी में डूब चुका है, थोड़ा बहुत दिखता है, लेकिन अब भी अंतिम बिंदु इसी को मानेंगे, इंदिरा पॉइंट। पार्सन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट, लाहीचिंग, ध्यान लिख देता हूं, लाहीचिंग बिंदु, लाहीचिंग। उसके बाद अगर एरिया की बात करते हैं, भारत के एरिया की, क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं, तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32 लाख, चलो ये नोट करो तब तक। सबसे अंतिम पॉइंट है इंदिरा पॉइंट 2004 में, जिसको समुद्र के अंदर लगभग डूब चुका है, थोड़ा बहुत हिस्सा दिखता है, ग्रेट निकोबार में पड़ता है। निकोबार में अंतिम जो जिला ग्रेट निकोबार 6.45 डिग्री, इसके पीछे हम लगाएंगे कौन सा, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अब क्षेत्रफल के बारे में अगर बात करते हैं, भारत का जो क्षेत्रफल है टोटल, क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यह है भारत का टोटल क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत जो है ना, जैसे वर्ल्ड का अगर हम क्षेत्रफल मान ले 100 वर्ग किलोमीटर, सॉरी 100%, तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भारत के पास है, 2.4%। विश्व का या वर्ल्ड का 2.43 या 2.4%, यहां तक लिखो, 2.4% क्षेत्रफल भारत के पास है विश्व का। अगर क्षेत्रफल में स्थान पूछ लिया जाए कि भारत का विश्व में क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है, विश्व के बारे में अगर हम बात करें, विश्व में भारत का जो नंबर है वो कौन सा है, 7वां। विश्व में कौन सा नंबर है, 7वां नंबर है। तो यहां पे 7वां नंबर है, तो 7वें नंबर तक हम पहुंचेंगे कि सबसे 7 से पहले कौन कौन से देश है। ठीक है, तो सबसे पहला जो सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो किसका है, रूस का। रूस सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला देश है। दूसरा नंबर है कनाडा, तीसरा नंबर है चीन का, चौथा है यूएसए का, पांचवा है ब्राजील, छठा नंबर है ऑस्ट्रेलिया, और अब जो नंबर आएगा 7वां नंबर किसका आएगा, भारत का। 8वां नंबर किसका आएगा, अर्जेंटीना। 9वां नंबर किसका आएगा, कजाकिस्तान। और 10वां नंबर किसका आएगा, अल्जीरिया। ये 10 देश कम से कम याद रखने हैं, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा नहीं पूछेगा कि 4-5 देश दे देगा, इनमें सबसे ज्यादा किसकी है, और ऐसा हुआ भी है। तो रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, अल्जीरिया, ये 10 देश है जिनका सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है। अब सबसे कम की अगर बात करें, सबसे कम क्षेत्रफल वाले देश की बात करें तो वेटिकन सिटी एक महल है केवल यूरोप में, और उसी को देश का दर्जा दिया गया है। क्षेत्रफल 102 एकड़ है बस केवल। सबसे कम जनसंख्या वाला देश भी यही है, लगभग 850 जनसंख्या है, क्षेत्रफल में भी यही वेटिकन सिटी, क्योंकि एक महल है बस ये। तो ये थे भारत के क्षेत्रफल में विश्व में स्थान।
पाकिस्तान के बारे में भी देख लेते हैं। पाकिस्तान अपना पड़ोसी देश है ना। पाकिस्तान के बारे में अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान का क्षेत्रफल में कौन सा नंबर है? 33वां। पाकिस्तान का विश्व में क्षेत्रफल में 33वां नंबर है, भारत का है 7वां नंबर। ठीक है, अब ये चीज अगर हम भारत के राज्यों के बारे में देखें, लेकिन राज्य से पहले में एक बार जनसंख्या और देखते हैं। भारत की जनसंख्या का क्या मैटर है, कैसे चल रही है, कौन कितना % है विश्व में भारत की जनसंख्या का। तो क्षेत्रफल के अलावा अब जनसंख्या में अगर देखें, जनसंख्या की अगर मैं बात करूं भारत की जनसंख्या की, तो भारत में जो जनसंख्या है वो लास्ट जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से हम देखेंगे। जनसंख्या के बारे में अगर मैं बात करूं, जनसंख्या, तो भारत की जो जनसंख्या वो है 121 करोड़, और कब के अनुसार? 2011 के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार। और 21 करोड़ जो जनसंख्या वो विश्व का कितना % है? 17.5% विश्व की जनसंख्या का। मतलब विश्व में अगर 100 आदमी घूमते हुए कहीं मिल गए तो उसमें 18 लोग भारत के मिलेंगे। कहने का मतलब ये है, विश्व में 100 आदमियों को पकड़ लोगे, 18 लोग कहां के मिलेंगे? भारत के। और अब तो 18 से प्लस चला जाएगा, अब जो 2021 में जनगणना होगी, क्योंकि 2001 में लगभग 16.5 थे, अभी कितना हो गया? 17.5, अभी 18 प्लस चला जाएगा। विश्व की जनसंख्या का प्रतिशत, भारत में कितना निवास करती है विश्व की जनसंख्या का? 17.5% भारत में निवास करता है। अब अगर देश देखें कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो देश है वो कौन सा है, पहला नंबर किसका आएगा जनसंख्या में? चीन का। दूसरा जो नंबर आएगा स्थान है दूसरा, और तीसरा जो स्थान देखा जाए तो वो किसका है? यूएसए का। यूएसए का कौन सा नंबर है? तीसरा। चौथा नंबर देखा जाए यूएसए के बाद तो किसका है? इंडोनेशिया। वेरी गुड, इंडोनेशिया। और पांचवा नंबर था ब्राजील का, लेकिन ब्राजील को अभी क्रॉस कर गया है पाकिस्तान, लेकिन अभी हम ब्राजील लिखेंगे, ब्राजील। छठा नंबर है पाकिस्तान का। तो यार ना, पाकिस्तान का क्षेत्रफल में कौन सा नंबर है विश्व में? 33वां, जनसंख्या में छठा, लेकिन अभी 5वां आ गया है। और 7वां नंबर इसके बाद बांग्लादेश, नाइजीरिया। 8वां नंबर है बांग्लादेश का। बांग्लादेश क्षेत्रफल में कहीं नजर ही नहीं आता और जनसंख्या में 8वां नंबर ले रहा है। ठीक है, 9वां नंबर होगा रूस का। रूस जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा था, जनसंख्या में 8वां। 10वां नंबर होगा मैक्सिको का। ये देश है जो जनसंख्या में सबसे टॉप 10 देश है। सबसे पहला चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, क्योंकि इंडोनेशिया भी एक मुस्लिम कंट्री है। इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और मैक्सिको। विश्व में 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है विश्व की। जैसे भारत विश्व में है ना, वैसे यूपी भारत में है। जैसे भारत विश्व में है ना, यूपी भारत में है। अगर यूपी को अलग देश बना देना, यूपी को अगर कहे कि भाई तू अलग देश है, यूपी का 6ठा नंबर होगा विश्व का सबसे बड़े देशों में। यूपी एक राज्य है तब टिक रहा है। यूपी को अगर घोषित कर दिया ना कि देश है, ब्राजील के बाद नंबर आ जाएगा, पाकिस्तान के बाद नंबर आ जाएगा, मतलब 7वां 8वां नंबर लेके रहेगा यूपी देशों में, क्योंकि लगभग 21 करोड़ जनसंख्या है। पाकिस्तान की भी उतनी है, 21 करोड़ के समथिंग। राज्यों की अगर मैं बात करता हूं, राज्यों में जो स्थान है कि भारत के जैसे जनसंख्या का भारत में विश्व में स्थान है, वैसे राज्यों में क्या स्थान है भारत के राज्यों का। राज्यों के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो राज्यों में अगर जनसंख्या की मैं बात करूं, राज्यों में अगर जनसंख्या की अगर मैं बात करता हूं तो राज्यों में जनसंख्या का अगर स्थान देखा जाए कि पॉपुलेशन में भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है पॉपुलेशन के हिसाब से वो कौन सा है, तो सबसे पहला नंबर आएगा यूपी का। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो नंबर है वो किसका है? यूपी का। यूपी के बाद अगर देखा जाए कि यूपी के बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? महाराष्ट्र की। सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी के बाद महाराष्ट्र की, उसके बाद है पश्चिमी बंगाल की। और यहां से क्वेश्चन बन चुका है टेट वेट में,
4 राज्य मिलेंगे कि इनमें से कौन सा सबसे अधिक है। ऑप्शन था पश्चिमी बंगाल, बच्चे ढूंढ रहे थे कि यूपी कितना है ना, सबसे अधिक वाला यूपी पढ़े, बस एक यूपी, क्योंकि 5 कम से कम पढ़ने पड़ेंगे, यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल। इसके बाद जो नंबर आता बिहार का, बिहार। लेकिन बिहार के बाद 5वां जो नंबर आता था वो 2014 तक था आंध्र प्रदेश। लेकिन 2014 में आंध्र प्रदेश के 2 हिस्से हो गए, तो जनसंख्या में भी वो नीचे चला गया, तो ऊपर आ गया एमपी, मध्य प्रदेश। तो ये 5 राज्य भारत में जनसंख्या में जो सबसे पहले जो टॉप राज्य हैं, सबसे अधिक जनसंख्या वाले, जनसंख्या सबसे अधिक। और सबसे कम की बात करें, सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य भारत में, सबसे कम जनसंख्या वाले राज्यों की मैं बात करूं तो सबसे कम जनसंख्या किसकी है? सिक्किम की। सिक्किम वो राज्य जिसकी जनसंख्या सबसे कम है, लगभग 6.5 लाख के समथिंग जनसंख्या है। अगर सिक्किम के बाद अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा सिक्किम के बाद? सिक्किम के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद नागालैंड, फिर मिजोरम। लेकिन लास्ट वाला एक ही याद रखना, लास्ट वाले कम पूछे जाते, सबसे अधिक वाले पूछे जाते। सबसे अधिक वाले में 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की। ये तो था जनसंख्या के बारे में। अब अगर क्षेत्रफल अगर मैं डाल दूं यहां पे कि क्षेत्रफल में सबसे अधिक जो राज्य है वो कौन सा है, सबसे कम राज्य कौन सा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल सबसे अधिक, तो क्षेत्रफल में भारत का जो सबसे बड़ा जो राज्य होगा वो कौन सा होगा? राजस्थान। राजस्थान, राजस्थान का सबसे अधिक क्षेत्रफल होगा। राजस्थान के बाद जो नंबर आएगा क्षेत्रफल में वो किसका आएगा? मध्य प्रदेश। और फिर कौन सा आएगा? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद वही बात है जो मैं बता रहा था, 2014 तक आता था आंध्र प्रदेश का नंबर। लेकिन आंध्र प्रदेश 2 भाग होने के बाद जो चौथा जो नंबर होगा वो होगा यूपी का, जो जनसंख्या में सबसे अधिक था। अब यूपी के बाद जो नंबर आता था 5वां नंबर, वो जम्मू कश्मीर का आता था। लेकिन जम्मू कश्मीर के 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद जम्मू कश्मीर का नंबर भी नीचे चला गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया था। तो 5वां नंबर जम्मू कश्मीर का आता था। नए डाटों में 5वां नंबर अब क्या आएगा? गुजरात का नंबर। याद रखना ये बात, गुजरात। तो ये भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले 5 राज्य। अगर सबसे कम क्षेत्रफल, सबसे क्षेत्रफल कम की अगर बात करें कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो राज्य होगा भारत का, तो वो आंसर आएगा गोवा। गोवा वो राज्य है जिसका भारत में सबसे कम क्षेत्रफल है। इसका लगभग 3.5 लाख के समथिंग क्षेत्रफल है, इसका केवल 3,500 के समथिंग क्षेत्रफल है। ये 3.5 लाख वाला क्षेत्रफल, ये 3,500 वाला क्षेत्रफल। ठीक है, ये 3.5, ये 3.5 लाख वाला क्षेत्रफल। अभी एक छोटा सा लास्ट पॉइंट और देखते हैं, उसके बाद क्लास लेक्चर को फिनिश करते हैं कि ये चीज अगर यूटी में देखी जाए, केंद्र शासित प्रदेशों में देखी जाए, तो उनमें सबसे अधिक कौन है? केंद्र शासित प्रदेशों की अगर मैं बात करता हूं, यूटी की अगर मैं बात करता हूं, केंद्र शासित प्रदेशों में अगर क्षेत्रफल में देखा जाए सबसे अधिक कौन सा है, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ाई की अगर मैं बात करता हूं तो आंसर आएगा लद्दाख। लेकिन अब तक जो डाटा थे वो थे अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार का क्षेत्रफल है 8,700 वर्ग किलोमीटर के समथिंग, लेकिन लद्दाख का क्षेत्रफल लगभग 70,000 से भी ज्यादा वर्ग किलोमीटर के समथिंग है। ठीक है, ये तो था सबसे अधिक। और सबसे कम की अगर मैं बात करूं, सबसे कम जो क्षेत्रफल है वो किसका होगा? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश होगा क्षेत्रफल में, लद्दाख सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला। अगर सीरीज में देखें तो लद्दाख के बाद आएगा जम्मू कश्मीर। अगर मैं सीरीज में लगा दूं इनको कि जनसंख्या के हिसाब, सॉरी क्षेत्रफल के हिसाब से सीरीज में अगर देखा जाए तो सबसे पहला नंबर होगा लद्दाख का, लद्दाख। और लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें 2 जिले बताए थे मैंने, कारगिल और लेह। ठीक है, दूसरा जो नंबर होगा वो J&K, जम्मू कश्मीर का, क्योंकि मैंने बताया था कि जम्मू कश्मीर का जो टोटल एरिया जो होता था वो 2,22,000 के समथिंग था, वर्ग किलोमीटर के समथिंग। 2,22,000 वर्ग किलोमीटर को डिजोल्व कर दिया, तोड़ दिया गया, तो इसके पास लगभग 50,000, इसके पास लगभग 1 लाख के समथिंग एरिया है। और तीसरा जो नंबर आएगा जम्मू कश्मीर के बाद, तीसरा नंबर अंडमान निकोबार का। और चौथा नंबर जो आएगा क्षेत्रफल में वो आएगा दिल्ली का।
दिल्ली चौथा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। पांचवा जो नंबर आएगा वो दादरा नगर हवेली। लेकिन ये मैंने बताया था कि दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव दोनों को एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया 2020 में। 26 जनवरी 2020 को दोनों को एक ही केंद्र शासित प्रदेश बनाना है, याद रखना। दोनों एक ही केंद्र शासित प्रदेश में नाम आएगा। जम्मू कश्मीर को कब बनाया? 31 अक्टूबर 2019 को दोनों को अलग कर दिया। अब छठे नंबर पे अगर मैं बात करूं, क्योंकि अभी कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। छठे नंबर पे बात करूं तो आंसर आएगा पुदुचेरी। 9वें नंबर पे मैं बात 7वें नंबर पे मैं बात करूं तो चंडीगढ़। चंडीगढ़ का एरिया सबको पता ही होगा, हरियाणा जी के सब पढ़ते, 114 वर्ग किलोमीटर एरिया बस। और इसके बाद 8वां जो नंबर जो हमने लिखा था लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सबसे कम क्षेत्रफल वाला एरिया। लक्षद्वीप का एरिया लगभग 32 वर्ग किलोमीटर के समथिंग है, केवल और केवल 32 वर्ग किलोमीटर। यह है डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्षेत्रफल के हिसाब से क्या? यूटी, केंद्र शासित प्रदेश। सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, उसके बाद जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, दिल्ली, दादर नगर हवेली, दमन दीव, पुडुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, ये सारे के सारे सीरीज में। जनसंख्या में अगर एक चीज और लास्ट देखते हैं, जनसंख्या के बारे में अगर हम बात करें, जनसंख्या में ये चीज देखी जाए तो सबसे बड़ा जो है जनसंख्या में केंद्र शासित प्रदेश वो आएगा दिल्ली। दिल्ली की सबसे ज्यादा जनसंख्या है। और सबसे छोटे की बात की जाए तो वो आएगा लक्षद्वीप। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।